Good morning, everybody. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. आप लोगों ने अल्कोहल्स का असाइनमेंट कंप्लीट करा? ट्राई करें एटलीस्ट क्वेश्चंस या नहीं? नहीं, आप में से किसी ने भी नहीं करे। चैप्टर पढ़ा थोड़ा बहुत, या मुझे चैप्टर भी पढ़ाना है पहले, वो बता दीजिए। टेल मी, आशुतोष, अनुष्का, रोनित, सब पढ़ा दो। क्या पढ़ा दूं? बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ना है? सिर्फ असाइनमेंट करवा दो। असाइनमेंट आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करे हैं या नहीं करे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। Yes, शंभवी, sir. सात्विक, सात्विक एंड शंभवी, तनिष्क, तो चैप्टर पढ़ा है, असाइनमेंट के क्वेश्चंस नहीं करे। हमने कहां तक डिस्कस कर लिए थे? याद है आप में से किसी को कि हमने कहां तक डिस्कस करे थे? असर्शन रीजन के 6th क्वेश्चन तक। 6th वाला कर लिया था हमने। असर्शन रीजन का 6th चेक करिए, हमने कर लिया था डिस्कस या नहीं? Yes, sir. यस सर। एडिशन ऑफ मिथेनॉल टू फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिव्स बेंजीन, ये ट्रू था। एंड CH3OH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजीन, ये भी ट्रू है। लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और ऑप्शन बी कराओ। ठीक है, 7th क्वेश्चन पे आइए। रोनित क्वेश्चंस कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक में अगर किसी में डाउट हो ना क्वेश्चंस से रिलेटेड, तो मुझे बताना, मैं उसी समय वो टॉपिक आपको रिवाइज करवाऊंगा। ओके The सर। bond angle in alcohol is slightly more than the tetrahedral angle. इसमें पहले तो मुझे बताइए, डाउट है किसी को? मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने एक गैस वर्क कर लिया, ट्रू या फॉल्स कर दिया, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? डाउट है किसी को? The bond angle in alcohol is slightly more than the tetrahedral angle. देखो, आप सब लोग को ये तो मालूम होगा ना कि जब भी कोई सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड्स बनाता है, या जब जिस सेंट्रल एटम के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, और टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री होता है। अब ऑक्सीजन, अल्कोहल के केस में ROH होता है, और ऑक्सीजन के पास ना 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर यहाँ पे ऑर्बिटल में, एक लोन पेयर यहाँ पे। सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जिसमें 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। ये टेट्राहेड्रल एंगल का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब चारों के चारों बॉन्ड पेयर होती है ना, जब किसी सेंट्रल एटम के आसपास चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते हैं, तो ये एंगल 109.5 डिग्री का होता है। लेकिन अगर इन चार में से कुछ लोन पेयर आ जाए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे ज्यादा रिपल्शन डालता है। लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन डालेगा, ये लोन पेयर इधर से बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन डालेगा, एंड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन एक्सर्टेड बाय दिस लोन पेयर, ये जो 2 बॉन्ड्स है ना, ये एक दूसरे के थोड़ा पास आ जाएंगे, दे विल बी कंप्रेस्ड। तो ये जो एंगल है, ये 109.5 डिग्री से छोटा हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास आ जाएंगे, एंगल कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली मोर देन द टेट्राहेड्रल एंगल, ये गलत लिखा है, इट शुड बी स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल। बताइए, आपको ये पहली स्टेटमेंट समझ में आई? फॉल्स? Yes, sir. तो पहली वाली फॉल्स। इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड पेयर ऑफ ऑक्सीजन। रिपल्शन की वजह से होता है, ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लोन पेयर, वो रिपल्शन डालते हैं, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल में चेंजेस आते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है कि ऊपर के जो लोन पेयर है वो रिपल्शन डालते हैं, लेकिन उसकी वजह से एंगल कम होता है, उन्होंने लिखा हुआ है ज्यादा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। 8th वाले पे आ जाए। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ फिनॉल is slightly less than methanol. रोनित, आप बताइए, पहली स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ फिनॉल is slightly less than methanol. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, एंड डबल बॉन्ड इज स्लाइटली शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड।
यहाँ पे मीथेनॉल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है, डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन मीथेनॉल, तो दिस इज करेक्ट, ट्रू। There exists a partial double bond character and sp2 hybridization of carbon to which oxygen is attached to phenol. बिल्कुल सही रीजन दे रखा है कि there exists a partial double bond character as well as carbon sp2 hybridized होता है, तो इस रीजन से ये लेंथ छोटी हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन ए होगा। ओके, बोलते जाइए, जो लोग ऑनलाइन है वो रिप्लाई करते जाएं। क्या समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. आपको ये समझ में आया कि एक बॉन्ड छोटा क्यों होता है? क्यों होता है बताओ? हाँ, तो वही तो रीजन लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको ये भी मालूम होगा रिंग का जो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये सिंगली बॉन्डेड कार्बन होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए होगा। 9th वाला मैं आपको बताता हूँ, वो शायद आप लोगों को डाउट होगा। Commercially, acids are reduced to alcohols by converting them to esters, followed by their reduction using catalytic hydrogenation. अब इसका अभी नेक्स्ट पेज आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, पहले इसी पेज की पहली स्टेटमेंट आप समझिए बोर्ड पे ध्यान से। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको अल्कोहल बनाने है ना, तो एक तरीका है कि आप एस्टर्स ले लीजिए, कोई CH3COOCH3, हम कोई एस्टर ले लें और इस एस्टर को LiAlH4 से रिड्यूस करें। आपको याद होगा LiAlH4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके अंदर से हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं जो हमें LiAlH4 से मिल जाते हैं। अब वो 4 हाइड्रोजन यूज कैसे होते हैं वो ध्यान से देखिए। एस्टर्स में एक तो कार्बन ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन ऊपर वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ेगा, ऊपर डबल है ना उसमें से एक तोड़ देगा। तो बताइए सब लोग बताओ, कार्बन की कितनी वैलेंसीज कम हो जाएंगी? 2। तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो कार्बन पे आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो बताओ क्या क्या मिला? ये क्या मिलेगा? लेफ्ट वाला, यहां से बॉन्ड टूट चुका है, ये याद रखिएगा, ये 2 पीसेस हो चुके हैं, ठीक है। ये पहला वाला पोर्शन क्या मिल रहा है सर? CH3 CH2 और OH। CH3 CH2 ऊपर OH, ठीक है ना, और एक मिलेगा CH3 OH, सही है। सो आप देख सकते हैं एस्टर्स के रिडक्शन से हमें डायरेक्टली अल्कोहल मिल सकते हैं अगर हम LiAlH4 यूज करें। लेकिन पहली लाइन में लिखा हुआ है कमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर्स फॉलोड बाय द रिडक्शन यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हम जनरली क्या करते हैं कि एस्टर्स का रिडक्शन हम LiAlH4 से करना प्रेफर नहीं करते, हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब है हम किसी निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम जैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को यूज करके इसको रिड्यूस करना प्रेफर करते हैं रेदर देन यूजिंग LiAlH4। LiAlH4 को यूज करना हम प्रेफर नहीं करते, हम पहले कोशिश करते हैं कि जो भी हमने एसिड से एस्टर बनाया उस एस्टर को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू रिड्यूस करें रेदर देन LiAlH4, ठीक है। अब इसका रीजन पढ़िए क्या दे रखा है। LiAlH4 can also reduce carboxylic acid to primary alcohols, but LiAlH4 is an expensive reagent and used for preparing special chemicals only. देखिए बिल्कुल सही रीजन दे रखा है, LiAlH4 एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है और इस LiAlH4 को हम बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए, जहां पे हमारा कोई और ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होता, वहां हम LiAlH4 यूज करना प्रेफर करते हैं। अदरवाइज LiAlH4 इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट। अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू रिएक्शन कर सकते हो तो हम प्रेफर करते हैं कि हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू ही रिडक्शन करें, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट भी सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट। आगे से ये याद रखिएगा, एसिड हो या एस्टर्स हो, एसिड और एस्टर्स दोनों को LiAlH4 से भी रिड्यूस करा जा सकता है और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी करी जा सकती है, लेकिन प्रेफरेबल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना होता है, LiAlH4 यूज करना प्रेफरेबल नहीं होता क्योंकि LiAlH4 एक कॉस्टली रिएजेंट है, उसे हम बहुत रेयरली यूज करते हैं। सो बताइए सब लोगों को ये समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. 10th, dipole moment of phenol is smaller than methanol. उपवन आप बताओ, dipole moment of phenol is smaller than methanol.
देखो डायपोल मोमेंट होती है म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। क्यू क्या होता है? क्यू इज द चार्ज, जो इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो क्यू इज आइदर ऑफ द चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सही है। अब आप सब लोगों को मैं बता दूं कि अगर क्यू भी कम होगा, डी भी कम होगा, तो म्यू अपने आप कम हो जाएगा, डायपोल मोमेंट कम हो जाएगी। आप देखिए, एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से डी कम हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है, डी कम हो गया। ऊपर से ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन अच्छी तरह इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा अपनी तरफ, क्योंकि कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे कम चार्ज सेपरेशन होगा। तो बिकॉज ऑफ लेस पोलैरिटी ये बॉन्ड छोटा भी होगा और लेस पोलर भी होगा, जिसकी वजह से म्यू कम हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है, डायपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल इज स्मॉलर देन मीथेन। रीजन पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसका। In phenol, the carbon-oxygen bond length is less polar, whereas in methanol, the CO bond is more polar. फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेस पोलर होता है, चार्ज सेपरेशन कम होता है यहाँ पे। सो बताइए दूसरी स्टेटमेंट सही है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एंड इट इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए आएगा। आशुतोष 11th वाला असर्शन बताइए, आपको क्या लगता है? Increasing order of acidic strength of alcohol is primary, secondary and tertiary. सबसे stronger इन्होंने primary alcohol दे रखा है और weakest acid tertiary alcohol। आशुतोष Sir, true. ट्रू लग रहा है, बाकी सब लोग भी बताइए। Sir, साथ में false. False. तनिष्क, सर फॉल्स लग रहा देखो प्राइमरी अल्कोहल ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल ग्रेटर देन टर्शियरी अल्कोहल, इन्होंने टर्शियरी अल्कोहल लीस्ट एसिडिक दिखा रखा है, ठीक है, और प्राइमरी अल्कोहल में ग्रेटेस्ट का साइन लगा हुआ है, वो सबसे ज्यादा एसिडिक दिखा रखा है। देखिए टर्शियरी अल्कोहल ये होता है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। एसिड वो होते हैं जो H प्लस दे देते हैं, अगर यहां से H प्लस निकलेगा तो O पे नेगेटिव आएगा, इसे बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। बताइए इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने से ये स्टेबल होगा या कम करने से स्टेबल होगा? कम। चार्ज को कभी भी बढ़ाने से डिस्टेबलाइज होता है। अब देखिए टर्शियरी में प्रॉब्लम क्या है कि ये तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ाएंगे, और अगर ये नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ा तो ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हुआ तो ये बनना ही नहीं चाहेगा, मतलब टर्शियरी वाला अपना H प्लस निकालना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि H प्लस निकालते ही वो अनस्टेबल हो रहा है। तो ये ऑर्डर सही दे रखा है, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। प्राइमरी वाला ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि प्राइमरी का कॉन्जुगेट बेस रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है। आप देखिए ये वाला CH3 CH2OH, अगर यहां से H प्लस निकलेगा तो O पे नेगेटिव आएगा, और इस O नेगेटिव को सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप पीछे से बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ तो तीन अल्काइल ग्रुप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, सेकेंडरी अल्कोहल कम है और टर्शियरी और कम है, बिल्कुल सही ऑर्डर दे रखा है। कोई डाउट? जिनको फॉल्स लग रहा था उन्हें क्लियर हुआ? यस सर। सार्थक क्लियर है आपको? Sir, Yes, sir, clear. sir, हाँ अनुष्का। sir, पर इसमें वो रेजोनेंस वाला केस नहीं लग सकता? इसमें कहाँ रेजोनेंस होगा? इसमें कोई रिंग थोड़ी ना है, डबल बॉन्ड थोड़ी ना है। रिंग होगी या डबल बॉन्ड होगा तभी तो रेजोनेंस होगा ही नहीं ना। अनुष्का क्या बताना चाहते हो रेजोनेंस के लिए? Sir, means वो चार्जेस लाइक एक दूसरे कार्बन के ऊपर अनुष्का बट इसमें रेजोनेंस होगा नहीं ना। रेजोनेंस के लिए या तो रिंग के ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, डबल सिंगल डबल, मतलब जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होता उसमें रेजोनेंस ही नहीं होता, तो इसमें रेजोनेंस कहाँ होगा? इसमें पाई बॉन्ड है ही कहाँ, ठीक है, बिना डबल बॉन्ड के रेजोनेंस नहीं होता है। रीजन पढ़िए, एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increase the electron density of oxygen which tends to decrease the polarity of OH bond. An electron releasing group increases the electron density on oxygen. देखिए ये वही बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है they tends to increase the electron density over oxygen, ठीक है, वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं
ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो ये बॉन्ड मोर पोलर हो जाएगा, ज्यादा चार्ज सेपरेशन हो जाएगा और पोलर चीजें पानी में इमीडिएटली डिसोसिएट हो जाती हैं या कम डिसोसिएट हो जाती हैं, बताइए। मतलब अगर ये आप इस तरह से बोलो कि अगर ये ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया तो ये बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा, बस मुझे ये बताओ। सब लोग बताओ जल्दी से। यहां तक की स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, यहां तक सही है? Yes, sir. उसके आगे पढ़ो, which tends to decrease the polarity of OH, उससे OH बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आप बताइए डिक्रीज हो जाती है कि इंक्रीज हो जाती है, क्या रहेगा? सब लोग बताओ। इंक्रीज होती है सर पोलैरिटी तो। देखिए पोलैरिटी तो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इस पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है और इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और ज्यादा नेगेटिव बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा पोलैरिटी इंक्रीज होगी। सो दूसरी स्टेटमेंट में डिक्रीज वर्ड गलत लिखा हुआ है, इंक्रीज होना चाहिए था। सो दैट्स व्हाई दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है? ऑप्शन क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी 12। हर्षिता 12th का फर्स्ट पार्ट आप बताइए। अल्कोहल एंड वाटर आर वीकर एसिड्स देन फिनॉल। हर्षिता सात्विक Yes, sir. बताइए 12th का फर्स्ट, ट्रू या फॉल्स? True. अल्कोहल्स एंड वाटर आर वीकर एसिड्स देन फिनॉल। आप सब लोगों को मालूम है फिनॉल तो बहुत स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन पे जब H हटता है, जब यहां से H पॉजिटिव हटेगा तो O पे नेगेटिव आ जाएगा और ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है ये रेजोनेंस में चला जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। एक बार ये नेगेटिव यहां आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अल्कोहल और वाटर में इस तरह का कोई रेजोनेंस नहीं होता। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वो चीजें हमेशा ज्यादा एसिडिक होती हैं जिनका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। सो पहली स्टेटमेंट है अल्कोहल एंड वाटर आर वीकर एसिड देन फिनॉल, दिस इज ट्रू। रीजन दे रखा है द delocalization of negative charge makes the phenoxide more stable and favor the ionization of phenol. The delocalization of negative charge makes the phenoxide ion more stable. बताइए ट्रू या फॉल्स? ट्रू। Sir, true. करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ऑप्शन ए। 13 बताइए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। Sir, volatile का मतलब क्या है? वोलेटाइल मतलब उड़ जाता है, जो चीज उड़ जाए। तो यहाँ पे लिखा है लेस वोलेटाइल मतलब कम उड़ता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वो मुश्किल से उड़ता है। बाकी सब लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ या ना कुछ तो बताइए। सानिया, सार्थक, शांभवी, हर्षिता, आशुतोष, अनुष्का। Sir, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वो भी बताइए ना, कुछ बोलिए तो सही। यही बोल दीजिए कि नहीं आता, एक्सप्लेन कर दीजिए। sir, false है ये। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, ये फॉल्स है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो मोर वोलेटाइल होता है, जल्दी उड़ जाता है। मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। देखिए पैरानाइट्रोफिनॉल ये है पैरानाइट्रोफिनॉल और इसके बराबर एक और पैरानाइट्रोफिनॉल, ये एक और पैरानाइट्रोफिनॉल है। ये याद रखिएगा वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाता है, फिर ये तीसरे वाले से वो चौथे वाले से सब जुड़ जाएंगे आपस में। और आपको पता है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू मॉलिक्यूल जुड़ गए तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाए। लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, ये सॉरी ऑर्थो में, ये एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। इसमें क्या होता है, ये वाला H इस ऑक्सीजन से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। दिस इज इंट्रा,
और इंट्रा की वजह से क्या होता है, ये वाला मॉलिक्यूल बराबर वाली दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ ही नहीं पाता क्योंकि अपने अंदर ही जुड़ गया, ठीक है। और जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा ही नहीं, दूर दूर रहेंगे, तो ऐसी चीजें जल्दी उड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये ज्यादा वोलेटाइल होगा, ऑर्थो वाला ज्यादा वोलेटाइल होगा, ये कम वोलेटाइल होगा, ये मुश्किल से उड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऑर्थो वाला मोर वोलेटाइल है, उन्होंने दे रखा है लेस वोलेटाइल, सो दैट्स व्हाई वो स्टेटमेंट गलत है। अब सबको क्लियर हुआ 13 की असर्शन? यस सर। Yes, sir. रीजन देखिए, देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफेनॉल। True है sir. सब लोग बताओ। ट्रू। दूसरी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन होगा डी। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, ऐसे में ऑप्शन होता है डी। पिक्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, 14 की असर्शन वाली स्टेटमेंट, अगर नहीं आता हो तो भी मना कर दीजिएगा, लेकिन बोलिए जरूर। बताइए पहली स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? Sir, true. आप में से किस किस को ये नहीं मालूम कि पिक्रिक एसिड क्या होता है? आप सब लोग को मालूम है? नहीं? यहाँ पे सर अनुष्का, आशुतोष, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 के साथ ट्राई नाइट्रो लगेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखिए ये फिनॉल है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दिस इज पिक्रिक एसिड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है क्योंकि देखो जब H+ निकलेगा तो O पे नेगेटिव आएगा, और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव याद रखिएगा, NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन पीछे खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पीछे खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पीछे खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव ना बहुत अच्छी तरह पीछे की तरफ चला जाएगा, नाइट्रो उसे खींच लेंगे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव कम हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट सही है, द पिक्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से ऐसा होता है। अब आप रीजन पढ़िए और बताइए रीजन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। हैंड रेज करिए किस किस को ट्रू लग रहा है। बस सार्थक को, और किसी को ट्रू नहीं लग रहा? देखिए ये बिल्कुल फॉल्स रीजन है क्योंकि इन्होंने दे रखा है द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NH2 ग्रुप, जबकि ये NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NH2 लिखा हुआ है उन्होंने, होता तो NO2 है ना, पिक्रिक एसिड में तो NH2 होता ही नहीं है। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NH2 ग्रुप प्रेजेंट इन फेनॉल टू फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, ये बिल्कुल गलत है। NH2 की जगह अगर NO2 होता तो ये बिल्कुल सही रीजन होता। सो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, ऑप्शन होगा सी। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस इवन इन एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड, बताइए। देखो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है ना तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आराम से कर लोगे, बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई थी मैंने आपको। फिनॉल का जब हम ब्रोमिनेशन करते थे एक्वस मीडियम में 3Br2 एक्वस, तो हम एरो पे कोई लुईस एसिड लाइक FeBr3 वगैरह नहीं लेते। जैसे क्लोरीनेशन करने के लिए एनहाइड्रस AlCl3 लिया जाता है, ब्रोमिनेशन करने के लिए FeBr3 लिया जाता है, यहाँ नहीं लेते थे। यहाँ तो सीधे वाटर में रिएक्शन होता था और एक ही में 2, 4, 6 पे 3 Br लग जाते थे, एक व्हाइट कलर का PPT मिलता था। टू 4, 6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, और ये भी याद रखिए व्हाइट PPT होता है। यहाँ पे कोई लुईस एसिड नहीं लिया जाता। जैसे आप लोगों को याद होगा जब भी हैलोजनेशन करते हैं तो एक लुईस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3 या FeBr3, सब लोग ध्यान से सुनना। मान लीजिए खाली बेंजीन है और आप इसका क्लोरीनेशन करना चाहते हो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, आप में से किसी को भी याद है कि हम एनहाइड्रस AlCl3 क्यों लेते थे यहाँ? सर कोई मुझे explain ताकि कर बॉन्ड सकता है? हेटेरोलिटिकली तोड़ सके। सर हाँ, ClCl का। क्योंकि रिंग ना न्यूक्लियोफिलिक होती है, रिंग ये न्यूक्लियोफाइल होती है और रिंग के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चीजें अटैक करती है। तो अगर आप चाहते हो कि ये Cl रिंग पे जाए तो Cl को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा,
और इस Cl को पॉजिटिव बनाने के लिए Cl-Cl बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली तोड़ना पड़ेगा। हम यहाँ पे AlCl3 इसलिए लेते हैं क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ शेयर करे हुए 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक Cl नेगेटिव को अपनी तरफ पुल कर लेगा, Cl को बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी तरफ पुल कर लेगा, और जैसे ही Cl बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर उस पर जाएगा तो दूसरा वाला पॉजिटिव बन जाएगा और वो रिंग पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे भी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें Br पॉजिटिव चाहिए होगा, ठीक है, और Br पॉजिटिव चाहिए होगा तो कोई Br नेगेटिव को खींचने वाला भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिया जाता क्योंकि याद रखिएगा OH ग्रुप ओवर द रिंग इज अ हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। OH बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर बढ़ा देता है कि ये रिंग खुद इतनी इलेक्ट्रॉन रिच है कि ये रिंग Br बॉन्ड को खुद ही पोलराइज कर देती है। जब ये न्यूट्रल Br ये न्यूट्रल है, लेकिन जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिंग इसके पास आएगी तो इसके नेगेटिव की वजह से इसका नेगेटिव खुद ही दूर रिपेल हो जाएगा और पॉजिटिव पास खिंच जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें किसी लुईस एसिड की जरूरत नहीं है, रिंग अपने आप में इतनी पोलर है, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दूसरा वाला Br नेगेटिव बन के पुश्ड अवे हो जाएगा रिपल्शन की वजह से और पॉजिटिव अपने आप ही पास आ जाएगा। तो फिनॉल के रिएक्शंस में हम हैलोजनेशन करते वक्त कभी लुईस एसिड नहीं लेते। पहली स्टेटमेंट में लिखा है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस इवन इन एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। रीजन पढ़िए, in phenol the OH group attached to the benzene ring has a highly deactivating effect। False. देखिए आप अब भी मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहे हैं लगता है, वरना आप इमीडिएटली बता देते। ये बिल्कुल फॉल्स है। OH ग्रुप ऐसा हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट, ये एक्टिवेट करना मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, रिंग डीएक्टिवेट करना मतलब रिंग के इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच ले, ठीक है। तो OH बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है रिंग के ऊपर। एक तो रिंग पे पहले ही अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ऊपर से OH ने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, तो बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जबकि इन्होंने डीएक्टिवेटिंग दे रखा है। तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन क्या होगा, सी। 16 in presence of air phenol mixture becomes dark in color। ये आता है किसी को? देखो अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि ये फिनॉल है। अगर आप इस फिनॉल को एयर में रख दोगे ना ऑक्सीडाइज करने के लिए, या आप KMnO4 भी ले सकते हैं, तो ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके ऐसा बन जाएगा। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्विनोन्स बोलते हैं, क्विनोन्स। और ये बहुत ही डार्क कलर के मिक्सचर्स होते हैं, डार्क रेड या डार्क पिंक टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, डार्क कलर्ड मिक्सचर्स। सो फिनॉल ऑक्सीडाइज होने पे क्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है, इसका पूरा नाम है बेंजोक्विनोन, सही है। सो इन प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल मिक्सचर बिकम्स डार्क इन कलर, ये ट्रू है। रीजन, phenols are slowly oxidized to dark colored mixture containing quinones। रीजन भी सही है। सो ऑप्शन होगा ए। और ये इक्वेशन लिख लीजिएगा, वहीं पे लिख लो क्वेश्चन के आगे रिएक्शन, अगर आप में से किसी को नहीं मालूम तो ये वाला रिएक्शन भी नोट कर लीजिए सब। Noted? 17 Yes. ethers are not obtained during dehydration of secondary and tertiary alcohols। आता है किसी को? True. Ethers are not Sir, obtained true. during the dehydration of secondary and tertiary alcohols। देखो मैं आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आपको नहीं आता, याद नहीं आ रहा तो
मैंने बस आपसे इतना ही होमवर्क दिया था कि आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आप लोग वो भी नहीं पढ़ पाए, जबकि आपके अगले हफ्ते से ही बोर्ड है। देखिए CH3OH ये एक प्राइमरी अल्कोहल या मिथेनॉल है, एक मिथेनॉल इधर से आ रहा है। आपको याद होगा जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से 413 केल्विन पे रिएक्ट करवाते थे, तो एक का H और दूसरे का OH, इसे बोलते थे इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, और बाहर देखिए ईथर बन जाता था CH3OCH3, CH3OCH3। ये एक आपको रिएक्शन याद आ रहा होगा, एक बार हमने 413 पे करा था, एक बार 443 पे करा था। लेकिन इस रिएक्शन के नीचे ही मैंने एक लिमिटेशन लिखवाई थी कि ये जो प्रिपरेशन ऑफ ईथर है, दिस इज ओनली सूटेबल यूजिंग द प्राइमरी अल्कोहल। आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे ना तो इस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल ले लिया, मान लीजिए दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल, और आप इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं, तो आप ऊपर वाले की तरह यहाँ पे ये मत एक्सपेक्ट करना कि ऐसा ही एक टर्शियरी अल्कोहल सामने से भी आएगा और वाटर निकल जाएगा और दोनों जुड़ के ईथर बन जाएगा, नहीं। क्योंकि याद रखिएगा टर्शियरी अल्कोहल्स का कार्बोकेटायन बड़ा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से H निकलेगा, सॉरी OH निकलेगा। अगर ये OH नेगेटिव निकल गया बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर, तो OH के निकलते ही यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए बराबर वाला जो CH3 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2H। इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड बनेगा और H निकल जाएगा। अल्टीमेटली वाटर निकला इसमें से भी, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर निकल गया, अल्फा पे से OH, बीटा पे से H। ठीक है, अल्फा पे से OH इसलिए निकला क्योंकि ये एक स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो अगर आपने सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल लिया तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन अंडरगो करके एल्कीन बना लेंगे, ठीक है, जो 443 पे बना करते थे। लेकिन 413 केल्विन पे सिर्फ ईथर बनाने के लिए प्राइमरी अल्कोहल ही लिए जा सकते हैं। सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल्स के कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं, वो सब एलिमिनेशन वाले रूट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, ईथर्स आर नॉट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। रीजन, in secondary and tertiary alcohol elimination compete over substitution during dehydration। बताइए सर ट्रू। मतलब एलिमिनेशन हो जाती है, एक कार्बन पे से OH निकल गया, एक पे से H निकल गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। देखो ये तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, एलिमिनेशन का मतलब समझते हो, सिर्फ कुछ निकालना बदले में कुछ लगाना नहीं। तो यहाँ पे एक कार्बन पे से OH निकला, बराबर वाले पे से H निकला, बदले में हमने कुछ लगाया भी नहीं, तो एलिमिनेशन हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाती है रेदर देन सब्स्टिट्यूशन, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन के थ्रू ईथर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर लीड कर गई बिकॉज ऑफ अदर स्टेबल कार्बोकेटायन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ऑप्शन ए। MCQs पे आ जाइए। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल गिव्स टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद, ये बहुत सिंपल है। A. अरे Concentrated HCl and anhydrous ZnCl2, बिल्कुल सही बताया आपने। एंड इफ यू रिमेंबर, मैं आपको याद दिला दूं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और anhydrous ZnCl2 का मिक्सचर इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट, और ल्यूकास रिएजेंट में क्या होता था, OH हट के Cl लग जाता था, टर्बिडिटी आती थी। टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी देते थे, सेकेंडरी अल्कोहल 5 to 10 मिनट्स में टर्बिडिटी देते थे, और प्राइमरी अल्कोहल हीटिंग पे टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्यों होती थी? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स। सो पहला ऑप्शन है ए। ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक अल्कोहल्स बिकॉज ऑफ, देखो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो सब लोग, ये अल्कोहल है, दिस इज एन अल्कोहल, ये एक और अल्कोहल है ROH, और आपको पता है कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो जब दो अल्कोहल पास पास आते हैं तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाता है, एंड दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब अल्कोहल अल्कोहल तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन आप बताइए क्या एक ROR दूसरे ROR के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा? No, sir. ROR ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन तो चाहिए ना,
ये तो ROR, वेयर इज हाइड्रोजन? सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो रीजन कहां पे, कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है, ढूंढो। A. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल दैट इज एब्सेंट इन ईथर्स ड्यू टू लो पोलैरिटी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सर यस सर ये पर बॉइलिंग पॉइंट सर मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है। और सर अगर तो सर अगर ROH है तो सर वो अल्कोहल, और वो सर ROR देखो सुनो ईथर। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया जाता है ना दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स का भी कंपेयर करने के लिए, तो वो कंपेरेबल मोलर मास वाले ही दिए जाते हैं, तभी पूछा जाता है। अगर मान लीजिए मैं किसी एसिड का बॉइलिंग पॉइंट किसी एस्टर से कंपेयर करने को कह रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं एक छोटा वाला एक बड़ा वाला नहीं ले रहा, दोनों सेम चेन लेंथ वाले ले रहा हूं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन सेम टाइप के चेन लेंथ के बीच में ही करा जाता है, फिर डिफरेंस बताते हैं कि डिफरेंस अराइज कहां पे। ओके रोने, ओके सर। which of the following is most acidic? बेंजाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल, फिनॉल और मेटाक्लोरोफिनॉल? सब लोग बताइए। शंभवी क्लास में हो? यस सर। बता सकते हो इसका आंसर? सर फिनॉल। देखिए ये बेंजाइल अल्कोहल है, दूसरा क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सेनॉल, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, ठीक है। देखो साइक्लोहेक्सेनॉल में अंदर ना डबल बॉन्ड नहीं बनाया मैंने, क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन की रिंग, साइक्लिक रिंग। ये फिनॉल है और ये मेटाक्लोरोफिनॉल। मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करूंगा। शामिब ने बताया फिनॉल, बाकी सब लोग भी बताइए क्या ये सही ऑप्शन है या कुछ और लगता है आपको? रोनित, हर्षिता, साहिल, सार्थक, सात्विक, तनिष। सर फिनॉल। एवरीबॉडी एल्स? आशुतोष, अनुष्का, दुर्वेश? सर डी। सर डी लग रहा है। देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मेटाक्लोरोफिनॉल। फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं। देखिए जब H+ निकलेगा तो वो पे नेगेटिव आएगा, और ये याद रखिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, पीछे की तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं लगा हुआ, यहाँ तो बस रेजोनेंस में जाएगा, तो वो रेजोनेंस तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन रेजोनेंस के साथ साथ एक एडिशनल इफेक्ट की क्लोरीन भी लगा हुआ है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो नेगेटिव चार्ज को पीछे पुल कर लेगा। बताइए, तो ये कॉन्जुगेट बेस और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, और ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल तो वीकली एसिडिक होती है, हमने पढ़ा था, अल्कोहल से ज्यादा तो फिनॉल होता है, उसमें रेजोनेंस होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. So metachlorophenol is the option. Lucas reagent is? ऑप्शन ए। A. A. ये सिंपल है, ऑप्शन ए। N-propyl alcohol and isopropyl alcohol can be chemically distinguished by which reagent? देखो मैं आपके सामने Lucas पहले दोनों reagent. बना दूं, पहले मैं दोनों बना दूं, फिर उसके बाद बताऊंगा। N-propyl alcohol मतलब एक स्ट्रेट चेन, CH3 CH2 CH2 OH, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसे बोलते हैं 3 कार्बन की चेन में बीच वाले पे OH। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी। तो बोल रहे हैं इस प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करो? सर लूकास सो से। ल्यूकास टेस्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। और कैसे, क्या ऑब्जर्वेशन होगी अगर हम इन्हें दोनों को ल्यूकास से रिएक्ट करवाते हैं? रोनित, सर 1 डिग्री वाले तो टर्बिडिटी दे देंगे। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं, ये कंफ्यूजन मत रखिए अपने माइंड में। देखिए टर्शियरी वाले इमीडिएट टर्बिडिटी देते हैं, सेकेंडरी वाले 5 to 10 मिनट में टर्बिडिटी देते हैं, 1 डिग्री वाले देते ही नहीं है, उन्हें हीट करना पड़ता है तब देते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी है ना, उसके लिए तो आप देखेंगे 5 to 10 मिनट्स में टर्बिडिटी आएगी, इसमें टर्बिडिटी आएगी नहीं, हीट करने पे टर्बिडिटी आएगी।
टर्शरी यहाँ पे है ही नहीं, टर्शरी होता तो वो इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता। सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Alcohols have higher boiling point than parent hydrocarbons because of B. present. option B is the most suitable option, presence of hydrogen bonding। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही नहीं होता। सो ऑप्शन बी। मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, अगर एक ही ऑप्शन आपको टिक करना है तो सबसे ज्यादा सुटेबल बी है। 24, an alkene is treated with B2H6 in presence of H2O2। ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। Sir, D. हाइड्रोबोरेशन में हमेशा एंटी मार्कोनिक एडिशन होता था, और हमेशा याद रखो हाइड्रोबोरेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं, सेकेंडरी नहीं मिलते। सर सी होगा। Sir, C. इसका ऑप्शन होगा सी। प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं हाइड्रोबोरेशन, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं मिलते। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई भी देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप में से किसी को भी कोई रिएक्शन ना आता हो, कोई भी चीज ना समझ में आए, ओरली बोलने में कोई आंसर ना समझ में आए, तो बता दीजिए, हेजिटेट मत करिए, फिर दोबारा कभी टाइम नहीं मिलेगा आपको। 25 पे मूव कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रैंकली बताते जाइएगा अगर कोई भी डाउट। यस सर 24th में डाउट है, उसमें हमने हाइड्रोलिसिस तो करा ही नहीं, तो सर फिर डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए? करा है ना, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 दे रहा है ना। H2O2 हम सेकंड स्टेप में यूज करते थे तनिष। फर्स्ट स्टेप में तो हम सिर्फ बोरेन से रिएक्ट करवाते रहते थे 3 बार। सेकंड स्टेप में हम एक्वस हाइड्रोलिसिस करते थे, मतलब H2O2 की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट करवाते थे। तो अगर उन्होंने इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 दे रखा है ना, तो इसका मतलब उन्होंने सेकंड स्टेप भी अप्लाई कर दिया। ओके सर। ठीक है, आपको याद है तनिष हाइड्रोबोरेशन? यस सर। आपको याद है जब लास्ट में हम हाइड्रोलिसिस करते थे उस एरो पे H2O2 लेते थे? यस सर। तो इन्होंने इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 तो ले रखा है ना, तो दैट्स व्हाई हम ये मानेंगे कि इन्होंने पूरा कर रखा है। ओके सर। 25, for the reaction C2H5OH plus HX gives C2H5X, the order of reactivity is। देखो क्वेश्चन समझ लो, वो बोल रहे हैं अल्कोहल को अगर हम HX के साथ रिएक्ट करते हैं, आपको ये याद होगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में वाटर निकलता था और X यहाँ पे लिख जाता है। तो चारों 3 टाइप के HX दे रखे हैं, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा गया है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा और कौन सबसे धीरे। B. Sir, B. Sir, B. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है HI में आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो HI बॉन्ड बड़े आराम से टूट जाएगा, सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। फिर ब्रोमीन थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा मुश्किल से रिएक्ट करेगा, क्लोरीन और छोटा हो गया और मुश्किल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 देखते हैं। 26 वैसे बहुत सिंपल है। 26 में एक सेकेंडरी अल्कोहल आपको नजर आ रहा है, CH3 CH3 बीच वाले कार्बन पे OH, और इसे सबसे पहले इन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हीट करा। आप सब लोग बोर्ड पे देखो, यू ऑल नो कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो अल्फा पे से OH और बीटा पे से H निकालेगा, यहां से OH और यहां से H निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। सबसे पहले तो ये प्रोपीन मिलेगा, फिर इसे डाइल्यूट H2SO4 से। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है H2O/H+। ये डाइल्यूट है और ये H2SO4 का H+। तो डाइल्यूट H2SO4 मतलब वाटर का एडिशन कर, एक पे H जाएगा, एक पे OH जाएगा। कोई मुझे बता सकता है इन दोनों कार्बन में से किस पे H जाएगा? H किस पे जाएगा? सर CH2। CH2 ज्यादा CH2 हाइड्रोजन होते हैं उस पे ही हाइड्रोजन जाता है, तो CH2 पे H जाएगा, इस पे OH जाएगा, वापस यही बन जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल भूल गए आप लोग? द हाइड्रोजन ऑलवेज गोज टू दैट कार्बन व्हिच ऑलरेडी कंटेन मोर हाइड्रोजन एटम्स। तो अब X एंड Y कौन कौन से हैं? ऑप्शन ढूंढिए। A. ऑप्शन ए, ठीक है।
Which of the following reagent cannot be used to oxidize primary alcohol to aldehyde? देखो, देख लो पहले, ये प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH। अगर मैंने आपको ध्यान से देखो, मैंने आपको PCC बताया था, pyridinium chlorochromate। PCC इज अ हाइड्रोजन रिमूवर। वो क्या करता है, O पे से एक H निकालता है, O के एडजेसेंट वाले C पे से एक H निकालता है, और C और O आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से, तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड बन गया। इसी तरह से क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 या Cr2O3 भी ले सकते हैं। CrO3 अगर आप लेते हो ना, दे रखा है ना CrO3 ऑप्शन में, हाँ, CrO3 अगर आप लेते हो तो CrO3 भी सेम चीज करता है। बेसिकली पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के अंदर भी CrO3 ही होता है, ठीक है। तो अगर आप CrO3 लेते हो तो इट परफॉर्म्स द सेम इफेक्ट। ये भी एक H यहां से निकालेगा, एक यहां से, एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आप इसका कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करते हो कॉपर की प्रेजेंस पे 573 केल्विन, तो भी वही होगा। डिहाइड्रोजनेशन में एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर आपने इसे अल्कलाइन KMnO4 से या एसिडिक KMnO4 से रिएक्ट करवा दिया, KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करता है, अल्फा कार्बन पे से दोनों H हटा देता है और इसके नीचे डबल बॉन्ड O लगा देता है। आप सोचिए, अगर यहां से दोनों H हट गए और नीचे डबल बॉन्ड O लग गया, तो CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये एसिड बन जाएगा फिर एल्डिहाइड। सो बाकी तीनों रिएजेंट एल्डिहाइड तक पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन KMnO4 एल्डिहाइड तक नहीं पहुंचाएगा, वो और स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा अल्कोहल का। अब आप क्वेश्चन देखिए, which of the following reagent cannot be used to oxidize primary alcohol to aldehydes? So option है B, KMnO4 in acidic medium। 28, एक बार खुद ट्राई करो, जरा कॉपी पे लिख कर देखो। X with molecular formula C3H8O can be oxidized to another compound Y. X में X का जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें एक ऑक्सीजन है, लेकिन जब ऑक्सीडाइज होके Y बना, Y के फॉर्मूले में दो ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन और आ गई मॉलिक्यूल के अंदर। तो देखिए बोर्ड पे देखो, CH3 CH2 CH2OH। अगर आप इसे KMnO4 से ऑक्सीडाइज करेंगे, मैंने अभी आपको बताया KMnO4 क्या करता है। KMnO4 अल्फा कार्बन पे से दोनों H हटा के नीचे डबल बॉन्ड O लगा, तो अगर यहां से दोनों H हट गया और नीचे डबल बॉन्ड O लग गया, तो ये बन जाएगा CH3 CH2COOH। अब आप चेक करो क्या X और Y के फॉर्मूलेज इन पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। जो इन्होंने X का फॉर्मूला दे रखा है वो इस पे एप्लीकेबल हो रहा है, और Y का फॉर्मूला उस पे एप्लीकेबल हो रहा है। चेक करो जरा, C3H8O है ये, C3H8O। सर सही है। नहीं है C3H8O, और वो C3H6O2 है, C3H6O2। तो आपसे पूछा गया कंपाउंड X क्या हो सकता है, तो कंपाउंड X ये है, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखिए ये दे रखा है प्रोपेनॉल। Which of the following compound will be most easily attacked by an electrophile? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बताएगा? साहिल, साहिल कुमार। यस सर। और कोई भी बताइए। सर बी। Which of the following compound will be most easily attacked by an electrophile? सर डी। देखिए इसका ऑप्शन होगा सी। देखो रिंग अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच होती है, अगर ये कुछ OH नहीं भी लगा होता ना, तो रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है,
और इलेक्ट्रॉन रिच चीजों पे इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करती हैं, पॉजिटिव चीजें ही अटैक करती हैं। लेकिन इस पे अगर OH आ गया ना, तो OH तो बहुत हाईली एक्टिवेटिंग होता है, इस पे लोन पेयर भी होते हैं। ये लोन पेयर स्ट्रांगली नीचे जाएंगे और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, OH तो वेरी हाईली एक्टिवेटिंग, एक तो रिंग पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऊपर से OH ने भी दे दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पॉजिटिव चीज और फास्ट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ क्लोरीन लगाओ तो क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, क्लोरीन तो खींच लेता है इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ, रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, बट OH इज अनएक्टिवेटिंग। ठीक है, सो ऑप्शन सी होगा। कोई डाउट है तो बताइए मुझे, इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट। सर CH3 वाला। CH3 वाला क्यों होगा, बताओ रीजन बताओ, कौन कह रहा है CH3, पहले तो वो बताओ। सर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे करता है वो इलेक्ट्रॉन? वो इलेक्ट्रॉन रिलीज सिर्फ ये करता है, ये वाले इंडक्टिव इफेक्ट, ये रेजोनेंस के थ्रू कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ पार्शियल ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, कि ये जो शेड पर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रिंग के पास चले जाएंगे, लेकिन ये रिंग के पास नहीं जाएंगे, रिंग के अंदर ही चले जाएंगे। ठीक है, जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस इज ऑलवेज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव, ये रेजोनेंस के थ्रू एक्टिवेट कर रहा है, वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए ये उससे भी ज्यादा रिएक्ट करेगा फास्ट। सो फिनॉल होगा इसका आंसर। Acid catalyzed dehydration of tertiary butanol is faster than N-butanol because of, ये बड़ा सिंपल है, आपको ऑप्शन सुनते ही समझ जाओगे। सर ए। सर A। टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन अ प्राइमरी कार्बोकेटायन, बिल्कुल सही है। टर्शियरी ब्यूटेनॉल से बनेगा टर्शियरी कार्बोकेटायन, जबकि N-butanol से बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटायन। आपको पता है जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होता है वही सबसे जल्दी हो जाता है रिएक्शन। सो ऑप्शन ए। 31st अपने आप पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो जरा 31st क्वेश्चन। An alcohol X, when treated with hot concentrated H2SO4, gave an alkene Y with formula C4H8. This alkene on ozonolysis gives single product with molecular formula C2H4O. The alcohol is, देखो CH3 CH2 CHOH CH3, ये सपोज करो हमारा अल्कोहल है ब्यूटेन टू ऑल। अगर आप इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेट करोगे तो आपको पता है सेट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन होती है, अल्फा पे से OH और इस वाले बीटा पे से H, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। फिर इसका ओजोनोलिसिस करा गया। ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट याद है आपको? फाइनल प्रोडक्ट बनाना आता है या नहीं, भूल गए? बड़ी अच्छी तरह समझाया था, अब तो मैं फिर पूरा डिटेल में बताता हूँ, फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा। जब हम ओजोनोलिसिस करते थे डबल बॉन्ड पे तो बीच में ये ओजोनाइड बनता था इस तरह से, ये बीच के दोनों बॉन्ड टूट जाते थे और ये 3 ऑक्सीजन इस तरह से बीच में कनेक्ट हो जाते थे। फिर हम इसको जिंक से हाइड्रोलाइज करते थे ZnH2, तो इस पे वाई क्लीवेज होती थी, वाई क्लीवेज इसे बोलते हैं वाई की शेप में बॉन्ड्स का टूटना। कुछ देख के भी याद नहीं आ रहा ऐसा कुछ? 11th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो देखिए जब कार्बन ने अपने ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ दिया और इस ऑक्सीजन ने यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ इस कार्बन का ये बॉन्ड टूट गया ना ऊपर से, और इस ऑक्सीजन का ये वाला टूटा, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की इक्विवेलेंसी कम हो गई, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो ये क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड O। और ये इधर से चेक करो, ये क्या ये भी वही बनेगा? यहां डबल बॉन्ड आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स। ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट क्या पढ़ा था आपने, वो देखिए ध्यान से। जो भी आपको एल्कीन दिया जाता है
अगर आप इसका ओजोनोलिसिस करें तो बस आपको क्या करना है, दोनों कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ा और इस पे भी डबल बॉन्ड लगा दिया, इस पे भी डबल बॉन्ड लगा दिया, तो आपको सीधे सीधे प्रोडक्ट पता चल जाते हैं कि क्या मिलेंगे। अब आप क्वेश्चन भी पढ़िए और आंसर ढूंढिए कि क्या होगा इसका। An alcohol X when treated with hot concentrated H2SO4 gives an alkene Y. ये X है, फॉर्मूला चेक करिएगा, ये Y है, इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देखिए Y वाला। This alkene on ozonolysis gives a single product with molecular formula C2H4O. चेक कर लो इस पूरे क्वेश्चन को, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझे बता दो। क्या होगा? डी ऑप्शन। किस चीज, क्या चीज पूछी गई है? एक्स पूछा गया ना, जो स्टार्टिंग में लिया है, तो ये लिया ना हमने एक्स। क्या ये, इसका नाम क्या है? ब्यूटेन टूऑल। तो ब्यूटेन टूऑल तो ऑप्शन बी लिखा हुआ है ना। सर ये ओजोनोलिसिस कराई कहाँ पर है? ये पूरा ओजोनोलिसिस है, दोनों पार्ट मिला के। सर कॉपी में, सर पहले कॉपी में। कॉपी में नहीं करी, 11th में करी थी। अच्छा, कॉपी में ओके सर। इन दोनों चैप्टर में नहीं है, ये 11th का रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। ये ओके आपको आएगा लेकिन एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आएगा, जो हमने 2 चैप्टर करे हैं उनमें नहीं है ओजोनोलिसिस। कुछ रिएक्शन 11th वाले यूज हो जाते हैं, तभी तो कह रहे थे 11th की ऑर्गेनिक भी ध्यान से पढ़ो जो 11th में थी। ठीक है, 11th वाले रिएक्शन 11th में याद आ रहा है। और रोनित आपको याद आ रहा है ओजोनोलिसिस करी है आपने 11th में या नहीं? वो भी याद सर, सर कुछ भी याद नहीं आ रहा। सर मुझे ये वाई क्लीवेज तो बड़ी कॉमन सी चीज है, देख के याद आ जाती है। अरे आपको ये इस तरह का डायग्राम किसी को याद नहीं आ रहा? इसमें से कौन कौन पढ़ा था मुझसे 11th? सानिया याद आ रहा है कुछ? यस सर। इसकी तो बड़ी प्रैक्टिस भी करी थी। हर्षिता कुछ याद आ रहा है? यस सर। बस रोनित को नहीं आ रहा। चलो एनीवेज, phenol when treated with excess of bromine water gives a white precipitate of, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 246 सब लोग बताइए। 246 tribromophenol. Phenol when treated with excess of bromine gives a white precipitate of 246 tribromophenol. Identify the final product of the reaction sequence. कर सकते हैं पता? सार्थक, आप बता सकते हो सार्थक? जब पहले स्टेप में जब हमने जिंक से रिएक्ट करा तो क्या बना होगा? सात्विक आपको याद है? सर हाँ बोलो OH सार्थक। हट जाएगा। OH नहीं, एक्चुअली सिर्फ O हटेगा सार्थक। Zn क्या करेगा, यहाँ से O हटा लेगा, H यहीं पे रहेगा और वो आप दिखाओगे नहीं, वो बेंजीन बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है ना? फिर बेंजीन का इन्होंने CH3COCl, इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। आप सब लोग रिकॉल करो, मैंने AlCl3 का क्या रोल बताया था अभी थोड़ी देर पहले। AlCl3 अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस Cl नेगेटिव को खींच लेगा। ये वाला जो Cl है ना, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इधर आ जाएगा। तो जब ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर Cl इधर चला जाएगा तो CO पे पॉजिटिव आ जाएगा और वो COCH3 रिंग पे अटैक कर देगा। तो जैसे ही रिंग पे COCH3 अटैक करेगा, कोई मुझे इस कंपाउंड का नाम बता सकता है? ये फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सर एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, बिल्कुल सही है। दिस इज एसिटोफिनोन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, ये वाले करते हैं। आउट ऑफ बेंजीन एंड फिनॉल, फिनॉल इज मोर इजीली नाइट्रेटेड बिकॉज, पढ़ो अपने आप ही समझ में आ जाए।
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, presence of OH group in phenol increases the electron density at ortho and para position. OH ग्रुप बहुत हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। OH ग्रुप क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब नीचे भेजता है तो ऑर्थो और पैरा पे बहुत ज्यादा नेगेटिव आ जाता है, इसीलिए एक ही रिंग में तीनों जगह ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे NO2 लग जाता है। किसी को कोई डाउट? नो सर। 35th बताइए। देखो इसी टाइप का रिएक्शन तो करा था अभी हमने, यहाँ पे इन्होंने CH3Cl ले रखा है। इसका भी लास्ट स्टेप आप लोगों को अभी याद नहीं होगा, वो मैं याद दिलाऊंगा आगे। क्लास 11th का रिएक्शन है लास्ट वाला। देखो एनहाइड्रस AlCl, सब लोग मुझे बता सकते हैं यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 क्या निकालेगा और क्या चीज रिंग पे जाके लगेगी? सर Cl निकालेगा, CH3 लगेगी। AlCl3 यहाँ से Cl नेगेटिव को निकाल लेगा और CH3 पॉजिटिव रिंग पे अटैक कर देगा। अब इसे रिएक्ट करवा रखा है इन्होंने एल्कलाइन KMnO4 से। ये रिएक्शन वैसे तो क्लास 11th में था, लेकिन आप में से किसी को भी याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूं। याद रखिएगा, रिंग के ऊपर कितनी भी बड़ी अल्काइल चेन लगी हो, ये तो एक मिथाइल लगा हुआ है ना, अगर 2 कार्बन का इथाइल लगा होता, 3 कार्बन का प्रोपाइल लगा होता, या 50 कार्बन की चेन ही क्यों ना लगी हो, कितनी भी बड़ी अल्काइल चेन हो, KMnO4 उसे हमेशा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है। रिंग के ऊपर COOH। KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो मैं आपको बताता हूं करता क्या है। KMnO4 अगर एक कार्बन है तो इस कार्बन को ही COH बना देगा और जो 2 हाइड्रोजन बचेंगे उनका वाटर निकल जाएगा, H2। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5-6 कार्बन की चेन होती, CH2 CH2 CH2, ऐसे बहुत सारी बहुत बड़ी चेन, और आप इसे KMnO4 से रिएक्ट करवा, तो KMnO4 क्या करता, सिर्फ पहले कार्बन को रिंग पे छोड़ देता, इस वाले कार्बन को तो रिंग पे ही छोड़ देता, यहां से बॉन्ड को तोड़ देता जगह जगह से, और जो भी कार्बन अलग होते हैं ना उनका CO2 और H2O, CO2 H2O, CO2 H2O बना देगा आगे सबका। ये जो पहला कार्बन रिंग पे लगा रह जाएगा इसका COH बना देगा। ठीक है, तो चाहे रिंग पे एक कार्बन लगाओ उसका भी COH बनता है, 10 कार्बन की चेन लगी हो तो भी COH ही बनेगा, आगे वाले सारे कार्बन CO2 और H2O बन के उड़ जाएंगे। KMnO4 फ्रेगमेंट्स द एल्काइल चेन लेंथ ओवर द रिंग, सिर्फ एक कार्बन को वो रिंग पे छोड़ता है एसिड की फॉर्म में, बाकी आगे के सारे कार्बन को डिटैच करके CO2 और H2O बना के उड़ा देता है। सही है। सो आपको यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 से Z क्या मिलेगा, Z पूछा गया है, बताइए व्हाट विल बी Z? बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये भी क्लियर है आपको। अब हमारा पैसेज बेस्ड 1 भी बचा था ना शायद। यस कर लेते हैं, इसे भी कंप्लीट करते हैं। बताइए पहला वाला आता है क्यूमीन, सबको याद है क्या था? कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है इसमें से व्हिच वन इज क्यूमीन? सर शायद डी सही है, लेकिन डी में ना एक मिसप्रिंटिंग है, ऊपर CH4 लिखा हुआ है, वो CH3 है। डी वाले ऑप्शन में जो ऊपर ब्रांच लगी हुई है वो CH4 है ना, वो दैट शुड बी CH3। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं क्यूमीन। रिंग के ऊपर कार्बन है और उस कार्बन पे दोनों तरफ CH3 लगे हुए हैं। ऑप्शन डी इज क्यूमीन। सेकंड बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, सब लोगों से एक्सपेक्टेड है कि सबको आता हो। Name of the product which was obtained by the decarboxylation of sodium salt of salicylic acid with soda lime? सर फिनॉल। देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, पहले तो ये देखो। देखो अगर यहाँ पे H होता ना, देखो बोर्ड पे देखो सब लोग, एक एसिड और एक अल्कोहल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड। इस सैलिसिलिक एसिड में H के बदले अगर आप Na ले लो तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड है। और सोडा लाइम ये होता है NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। सोडा लाइम, ये कास्टिक सोडा है और ये क्विक लाइम। तो इसके साथ क्या होता है, ये निकल जाता है Na2CO3। अब देख रहे हैं Na2CO3 निकल रहा है, और ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा वैलेंसी पूरी करने की। तो बेसिकली बचेगा क्या, ये क्या बचा है, फिनॉल। ये भी रिएक्शन क्लास 11th का रिएक्शन है, लेकिन ये 12th में भी आएगा, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर।
डी कार्बोक्सिलेशन से फिनॉल मिलेगा। Which one of the following reagent is used for the conversion of benzene sulfonic acid to phenol? बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है रिंग के ऊपर SO3H। देखो बोर्ड पे देखो सब लोग, अगर आप इसे सबसे पहले NaOH से रिएक्ट करवाएंगे, NaOH, तो NaOH मैंने आपको समझाने के लिए उल्टा करके लिखा है। पहले तो ये निकलेगा, बताना बॉक्स के अंदर क्या निकला है? H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, और रिंग पे क्या लग जाएगा? ONA। फिर आप इसका वाटर से हाइड्रोलाइसिस करोगे। हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या होगा? ऑक्सीजन सोडियम बॉन्ड टूटेगा और वाटर का H यहां आ जाएगा, OH यहां आ जाएगा, तो आपको फिनॉल मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच करो? ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी देखो। सबसे पहले हमने NaOH से करवाया, फिर हमने वाटर से हाइड्रोलाइसिस करी, ठीक है ना? तो वो यही पूछ रहा है कि अगर आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following can produce, sorry एक और है बीच में, which of the following reagent is used for the conversion of, अच्छा, which of the following can produce phenol? सर सी। Which of the following can produce phenol? Oxidation of cumene. क्यूमीन का हम एरियल ऑक्सीडेशन करते थे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमें फिनॉल मिलता था। याद है या नहीं? देखो मैं याद दिला देता हूं, ये क्यूमीन था, ये क्यूमीन है। इसका अगर आप एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो एरियल ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन होती है ना, वो C और H के बीच में परऑक्साइड लिंकेज बना लेती है। ये बनता था C, ऊपर CH3 एसिड है, पीछे वाला भी CH3 एसिड है, OOH, ये बन जाता था। और फिर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते थे तो हाइड्रोलिसिस पे मैंने आपको बताया था, एक तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और एक यहां से बॉन्ड टूटेगा। ये जो OH है ना कॉर्नर वाला, ये तो आ जाएगा सीधे रिंग पे वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो फिनॉल बन जाएगा। और ये C और O आपस में डबल बॉन्ड बना के एसीटोन बना रहे हैं, तो फिनॉल और एसीटोन दोनों ही इसके बाय प्रोडक्ट हुआ करते थे। ये जो क्यूमीन्स प्रोसेस है, दिस इज एन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन फॉर बोथ फिनॉल एज वेल एज एसीटोन। ये दोनों की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती थी। और देखो आप सब लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, बहुत दिनों पहले पढ़ा। आप लोग ना बिल्कुल आलसी हो रहे हो, आपको ये लगता है कि चैप्टर भी सही पढ़ा दें और क्वेश्चन भी सही करा दें, हमें कुछ करना ना पड़े बैठे बैठे। अरे मैं सारी चीजें मैं करवाऊंगा तो टाइम से कैसे हो पाएंगी सारी चीजें? मैंने आपको शुरू के 2-3 चैप्टर पढ़ा है ना, आपने देखा कितना टाइम लगता है, पहले मैं सारे चैप्टर्स रिवाइज करवाऊं उसके बाद। तो आप कम से कम चैप्टर तो खुद पढ़कर आ सकती हैं। कोई चीज नहीं समझ में आए मैं उसे बताऊंगा, लेकिन हम क्वेश्चंस करेंगे ना। आप लोग इतना मतलब वो आलस करो कि चैप्टर भी ना पढ़ना पड़े, बस बैठे बैठे सब कुछ हो जाए। कुछ मेहनत खुद भी तो करोगे। सो अब देखिए, अल्कोहल्स और हेलो एल्केन्स के कोई भी और डाउट्स हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज पी ब्लॉक पढ़ के आइएगा। कल हमारी 2 घंटे की क्लास है शाम की, सही है? तो पी ब्लॉक हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे एवरीवन।